अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये चैप्टर नंबर 2 से हमारी तीसरी वीडियो है और इसमें हम कोशिश करेंगे चैप्टर को वाइन अप करने की। ठीक है, इसमें जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है स्केलर्स और वेक्टर का। इससे पहले फिज़िकल क्वांटिटी के दो टाइप्स मैंने आपको बेस क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी के नाम से बताया। ठीक है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन इसके दो टाइप स्केलर और वेक्टर्स हैं। दोज फिज़िकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड यूनिट आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। आपके पास ऐसा फिज़िकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ दो चीज़ें मौजूद है, एक मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट। फ़र्ज़ कर ले मैग्नीट्यूड और यूनिट का क्या मतलब है। हमारे पास एक लेंथ है, ठीक है, ये जो लेंथ है ना वो हमारे पास कंसीडर करो ये हमारे पास 2 मीटर है। तो यहाँ पे 2 जो है ना इज़ यूअर मैग्नीट्यूड और यहाँ पे मीटर यूनिट है। तो ये दो चीज़ें मिलके आपको क्या बनाता है, स्केलर। इसमें कोई डायरेक्शन की बात नहीं होंगी। ठीक है, जबकि दूसरा जो टाइप्स है वो है वेक्टर्स का, यानी फिज़िकल क्वांटिटी का जो दूसरा टाइप है वो वेक्टर्स। दोज फिज़िकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड यूनिट एज वेल एज डायरेक्शन, उसको हम वेक्टर, जैसे कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स। इसके एग्जांपल मैं आपको इस तरह देता हूँ। फर्स्ट कर ले 2 न्यूटन फोर्स, ठीक है, डाउनवर्ड, यानी डाउनवर्ड ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से आपके पास 2 न्यूटन फोर्स नीचे की तरफ लग रही है। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल के तौर पर आपको ये कहा। तो यहाँ पे 2 आपके पास क्या है, 2 यहाँ पे आपके पास मैग्नीट्यूड, न्यूटन यहाँ पे यूनिट और डायरेक्शन डाउनवर्ड। तो यहाँ पे डायरेक्शन को भी एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। तो ऐसे फिज़िकल क्वांटिटी को हम वेक्टर बोलते हैं। दोस्त फिज़िकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड यूनिट एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल में आप लोग लिखेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के हैं तरीक़ेकार है बहुत सारे, लेकिन यहाँ पे जो आपके कोर्स में लिखा हुआ है हम वहीं तक महदूद रहेंगे। टू डिफ्रेंशिएट वेक्टर क्वांटिटी फ्राम स्केलर वी राइट सैम्पल ऑफ वेक्टर। सबसे पहले हम स्केलर को वेक्टर से अलग करने के लिए हम वेक्टर क्वांटिटी को हमेशा बोल्ड करके लिखते हैं, या इसके ऊपर एक की बार लगाते हैं, या उसके ऊपर एक एरो लगाते हैं। ठीक है, तो ये इन तीनों तरीक़ों से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं जब हम लिख रहे होते हैं। ठीक है, जब हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को लिख रहे होते हैं तो उस वक्त हम इस तरह इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, द सिंबल ऑफ वेक्टर एम बोल्ड लेटर ड्रा ए बार और एरो हेड ओवर दी सिंबल्स। ठीक है, जबकि इसके एक और तरीका है जिसको हम बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं हम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ग्राफिकली ए वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड। ठीक है, ग्राफिकली हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, हम लाइन खींचते हैं, ये एरो हेड लगाते हैं, और ये एरो हेड आपको क्या बता रहे होते हैं, उसकी डायरेक्शन बता रहे होते हैं, और इसकी लंबाई और ये देखो इसकी लंबाई, ये आपको क्या बता रहा होता है, मैग्नीट्यूड बता रहे होते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा कौन सा तरीक़ा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का तरीक़ा। तो ग्राफिकली वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड। ठीक है, द लेंथ ऑफ पॉइंट ए टू बी शोज मैग्नीट्यूड एंड एरो हेड शोज डायरेक्शन। जिस साइड पे एरो हेड होगी उस साइड पे उस वेक्टर की डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब यहाँ पे दो बातें और यहाँ पे लिखी हुई है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ग्राफ इज़ ए पिक्टोरियल वे टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन अबाउट रिलेशन ऑफ वेरियस क्वांटिटी। ठीक है, ग्राफ को हम एक पिक्चर फॉर्म में जो ग्राफ शो करते हैं ताकि हम क्या करें, उसके किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकें। इसी तरह वेरिएबल्स, द क्वांटिटीज़ बिटवीन विच ए ग्राफ इज़ प्लॉटेड, जिस क्वांटिटी के दरमियान आप ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं वो हमारे पास वेरिएबल कहलाएगा। वेरिएबल में डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, वेरिएबल डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट। इसका मतलब ये कि एक वेरिएबल दूसरे पर डिपेंड हो भी सकता है और इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ आ जाएं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अच्छा, इट इज़ वेरी यूज़फुल टू रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग ग्राफ। यह हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा कि हम आसानी से, यानी हम किसी भी चीज़ को आसानी के साथ उस वक्त समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, जब साथ साथ में हमें कोई ग्राफ, कोई पिक्चर वगैरह भी मौजूद हो। बिल्कुल इसी तरह डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक यूज़फुल वे है मोशन को रिप्रेजेंट करने का।
ठीक है। इन डिस्टेंट टाइम ग्राफ टाइम इज़ ऑलवेज टेकन एज हॉरिजॉन्टल एंड डिस्टेंस इज टेकन एज वर्टिकल लाइन। देखें, अगर आपसे कहा जाए कि आप डिस्टेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करें तो याद रखें हमेशा आप टाइम को, ये यहाँ पे जो भी हॉरिजॉन्टल आप खींचते हैं वो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, और जो वर्टिकल है वो डिपेंडेंट होता है। यानी यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है। टाइम पास होगा तब कोई ना कोई डिस्टेंस तय होगा ना। तो हमेशा डिस्टेंट टाइम ग्राफ में टाइम को आप किस तरह रखेंगे, यूँ हॉरिजॉन्टल रखेंगे, ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल कहलाता है, और जो डिस्टेंस है उसको हम कैसे रखेंगे, परपेंडिकुलर इस तरह रखेंगे या वर्टिकल रखेंगे आप, ठीक है। तो ये होता है तरीक़ेकार जब आपने डिस्टेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बात है डिस्टेंट टाइम ग्राफ के हवाले से। जब हमारे पास ऑब्जेक्ट डेस्क पे हो तो उस वक्त ग्राफ कैसी होगी, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट विद टाइम इज़ 0। उस वक्त जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट डेस्क पे हो तो कोई डिस्टेंस कवर नहीं होगा, लेकिन टाइम प्रोसेस ज़रूर होगा। अब यहाँ पे देखें, इस सिचुएशन के अंदर हमारे पास जो लाइन होंगी ना, इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएंगी, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके पास कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव हो रही हो, उस केस में आपके पास ग्राफ क्या बनेगी, देखें, द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी कांस्टेंट इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल टाइम। इस सिचुएशन के अंदर आपको इस तरह के एक स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ मिलेंगे, ठीक है, यानी इक्वल टाइमिंग के अंदर आपके पास इक्वल डिस्टेंस तय हो रहा है, तो ग्राफ कुछ इसकी यूँ बनेगी। अच्छा, इसी तरह ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, ठीक है, यानी स्पीड कांस्टेंट ना हो, वेरिएबल हो, उस सिचुएशन के अंदर व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द ग्राफ वुड बी, इस तरह होगा आपके पास ग्राफ, यानी कोई स्ट्रेट लाइन वगैरह आपके पास ड्रॉ नहीं होंगी, ठीक है। तो कोई आपको इस तरह की जो है ना ग्राफ मिल जाएंगी इस सिचुएशन के अंदर, ठीक है। अब हम आते हैं जी इक्वेशन ऑफ मोशन पे। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हम डिस्कस करेंगे। देयर आर 3 बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर बॉडीज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर हम एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाली बॉडी पे ही उसको इक्वेशन को ड्रा करते हैं। These equation are used to find distance, these equation are used to find displacement, velocity, distance या displacement दोनों आप लिख सकते हैं, velocity, time and acceleration of moving bodies। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बहुत ही आसान करके यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये आसान है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ज़रा आप यहाँ देखें। Consider a body start with initial velocity vi, after time t its velocity become vf, ठीक है। The acceleration produced in the body is given। देखिए ये हमारे पास एक्सेलरेशन का फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, मैं इसको ज़रा आपको ये लिखते हुए, हमारे पास जो एक्सेलरेशन है ना, हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो वी एफ माइनस वी आई के बराबर है, जो कि डेल्टा वी के बराबर है दोनों, ठीक है। और एक्सेलरेशन का फार्मूला ओवर टी उस साइड पे जाएंगे तो ए टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टी आप उस साइड पे लेके जाएं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए टी इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई, ठीक है। अब यहाँ से हम फाइनल अगर वेलोसिटी के लिए इक्वेशन ड्रा करें तो हमारे पास किस तरह बनेगा, हम इस वी को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, वी एफ इज इक्वल्स टू हमारे पास वी आई प्लस ए टी, ठीक है। यही आपके पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, बिल्कुल यहाँ पे किया हुआ है। देखिए ये इसके बराबर वी एफ माइनस वी आई वो डेल्टा वी के बराबर है, जो कि ऊपर की एक्सेलरेशन है। फिर जब हमने टाइम को उस साइड पे शिफ्ट कर दिया तो ए टी वी एफ माइनस वी आई हो गया, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे वी एफ को अकेला रखना चाहा तो हमें क्या करना होगा, वी आई को उस साइड पे शिफ्ट किया तो वी आई प्लस में आ गया आपके पास, ठीक है। तो वी एफ और ऑल इक्वेशन वी आई प्लस ए टी, दिस इज़ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके बाद है हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके लिए थोड़ी बातें आप इस तरह लिखेंगे कि कंसीडर एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई, आफ्टर टाइम टी इट्स वेलोसिटी बिकम वी एफ, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय, ये एवरेज वेलोसिटी हमेशा दो ही वेलोसिटी है, एक फाइनल एक इनिशियल, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो इसका एवरेज वेलोसिटी कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर वी एफ़ की जगह पे अभी हमने जो इक्वेशन यहाँ पर ड्रा की है वो वी एफ़ की जगह पे लिखे। अब वी आई ऑलरेडी है, वी एफ़ की जगह पे हमने क्या लिख लिया, वी एफ़ की जगह पे हमने वी आई प्लस
ए टी या ए टी प्लस वी आई लिख लिया, ठीक है। और जब दो वी आई आपस में प्लस होंगे तो 2 वी आई बन गया, ए टी एज ही है, एज इट इज़ है, ठीक है। अब ज़रा थोड़ा नीचे आएँ तो यहाँ पे हमने एलसीएम को ब्रेक किया, ठीक है, यानी प्लस जहाँ पर मौजूद है ना उसके ये इस साइड पर इसके नीचे भी 2 लिखा और 80 यानी प्लस से दोनों जब ब्रेक करते हैं आप इसी का एलसीएम लेते हैं ना दोबारा यही आ जाता है आपके पास, ठीक है। अब थोड़ा नीचे देखें आप क्या किया हमने, तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल होके क्या बच गया, वी आई 80/2 रह गया। यहाँ पे जो आपके पास जो एवरेज वेलोसिटी के लिए जो फार्मूला आया ना, ये देखें, ये जो एवरेज वेलोसिटी के लिए फार्मूला है वो इसमें आपने पुट कर दिया, ठीक है। तो S/T ये एवरेज वेलोसिटी वाला हो गया, ठीक है। टी को आपने उस साइड पे बेच के दोनों साइड से मल्टीप्लाई किया तो VIT + AT²/T, तो यही आपके पास क्या कहलाएगा, यही आपके पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए, कंसीडर अ बॉडी, थर्ड इक्वेशन, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट विद इनिशियल वेलोसिटी VI, ठीक है, VI, after some time t its velocity change into VF and acceleration is produced in the body from first equation of motion। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। इसके हमने स्क्वायरिंग किया दोनों साइड पे, तो फार्मूले के तहत हमने इसको खोला, VI + AT कौन सा फार्मूला बने यहाँ पे, A + B की होल स्क्वायर। वो फार्मूला खोलने के बाद हमारे पास कुछ VI² + 2VIAT + A²T² बन गया, ठीक है। तो VF² VI² प्लस इसमें से 2A कॉमन ले लिया तो ये चीज़ आ गई हमारे पास, ठीक है। तो VF² VI² + 2A इस पूरे की जगह पे अभी हमने ऊपर देखा ये इसके बराबर होता है ना, SVIT + A2, तो इस पूरे की जगह पे हमने क्या लिख लिया, S लिख लिया, ठीक है। और हमने क्या किया, VI² को दूसरे साइड पे भेज दिया तो VI² माइनस में आ गया और 2AS, दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। 2AS = VF² - VI², ये हमारे पास क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इंतहाई सिंपल करके मैंने बनाया है, ठीक है। आप अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक दफ़ा दोबारा से देखें, ज़रूर समझ में आ जाएंगे। मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये लास्ट टॉपिक है। इन द एब्सेंस ऑफ ए रेजिस्टेंस ए हैवी ऑब्जेक्ट, अगर कोई रेजिस्टेंस मौजूद ना हो, ए हैवी ऑब्जेक्ट एंड अ लाइट ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम ए सर्टेन हाइट एक्वायर सेम एक्सेलरेशन एंड रिच बॉटम एट सेम टाइम। अगर ये रेजिस्टेंस को निकाल लिया जाए ना, और आप किसी हाइट से कोई दो चीज़, एक हल्की चीज़ और एक भारी चीज़ फेंकें तो दोनों एक ही टाइमिंग के अंदर नीचे पहुंच जाएंगे। एक हो गया, द मास और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हैज़ नो इफेक्ट, ठीक है। यानी मास हो चाहे साइज हो वो कोई इफेक्ट नहीं करता उसकी मोशन पे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज़ कांस्टेंट, यानी क्यों ऐसा, क्योंकि जो ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होती है ना बॉडी के अंदर वो कांस्टेंट होता है, वो 9.8 मीटर/सेकंड या अप्रोक्सीमेटली हम मेट्रिक लेवल पर 10 मीटर/सेकंड ही लिखते हैं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज टेकन एज पॉजिटिव व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउनवर्ड। ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कोई भी बॉडी नीचे डाउनवर्ड हो तो उस वक्त आपके पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही होती है। एंड डेट इज़ टेकन इज़ नेगेटिव व्हेन मूविंग अपवर्ड। ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट को आप फेंक देते हैं तो उस वक्त क्या हो जाता है हमारे पास, उस वक्त हमारे पास उसकी जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ हो रही होती है, कि जिसकी वजह से एक्सेलरेशन रिटार्डेशन वाली टाइप हो जाती है, नेगेटिव एक्सेलरेशन आ जाती है। फॉर द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी द इक्वेशन ऑफ मोशन आर मॉडिफाइड। सब इस सिचुएशन के अंदर आप इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, जस्ट जहाँ एक्सेलरेशन ए हो ना वहाँ आप जी लिखेंगे, ठीक है। तो जहाँ आपको ए नज़र आना है तीनों इक्वेशन में वहाँ आप क्या लिखेंगे, जे लिखेंगे। तो इन केस ऑफ ग्रेविटी आपकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कुछ इस हिसाब से बन जाएंगी। इस तरीके से यहाँ पे हमने ये भी कंप्लीट कर दी, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वीडियो के अंदर हम इसके प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और लास्ट वीडियो के अंदर हम MCQ डिस्कस करेंगे, तो ये सेकंड चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा।